पिछली क्लास से जुड़ा किसी का कोई डाउट है? करें शुरू फिर। देखो, एक बार मैं रिकैप करता हूँ आपके सामने कि हम पढ़ क्या रहे थे। हमारे सामने टॉपिक क्या चल रहा था? तो टॉपिक था पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और पावर्स में हम कौन सी पावर पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे इमरजेंसी पावर। कि इमरजेंसी में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। इमरजेंसी से जुड़ा हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि भारत के संविधान में ये इमरजेंसी वर्ड कौन से पार्ट में लिखा हुआ है। तो आपके सामने आया था पार्ट 18, संविधान का भाग 18 इमरजेंसी का। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक सारे आर्टिकल इमरजेंसी के। इन आर्टिकल 9 आर्टिकल में हमने ये देखा था कि टाइप ऑफ इमरजेंसी को अगर हम निकाल के देखते हैं तो 3 टाइप निकल के आते हैं सामने। एक आर्टिकल 52 के अंदर है, एक आर्टिकल 356 के अंदर है, और एक 360 के अंदर है। 352 के अंदर जो इमरजेंसी है अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट के हिसाब से या संविधान के हिसाब से उसका नाम है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जिसको जनरल भाषा में क्या कहा जाता है? नेशनल इमरजेंसी। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कह दो या इसको आपातकाल की उद्घोषणा कह दो। आपात की उद्घोषणा, ठीक है। एक तो ये टाइप था। दूसरा टाइप कौन सा था? 356 वाला। इसमें था फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसकी? स्टेट की। कि जब किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाना या विफल हो जाना, लेकिन संवैधानिक तंत्र किसका? राज्य का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। या तो प्रेसिडेंट रूल कह दो या फिर स्टेट की इमरजेंसी कह दो या गवर्नर रूल कह दो। तो ये 3 नाम आए थे 356 में। सामान्य बोलचाल में इनको 3 नामों से जानते हैं। और 360 में जो इमरजेंसी है उसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको हिंदी में कहेंगे वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी आपके सामने पिछली क्लास में मैंने बता दी थी आपको। अब हम समझ क्या रहे थे? अनुच्छेद 352 को। आर्टिकल 352 क्या है, कैसे लगेगा, कितनी बार लगा है, आज की क्लास में समझेंगे इसको। तो यहां तक क्लियर है? पढ़ के आ रहे थे हम। पावर किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन सी वाली पावर? इमरजेंसी वाली पावर। इमरजेंसी वाली पावर को एक्सप्लेन कहाँ किया हुआ है? पार्ट 18 में, भाग 18 में, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। इसमें 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। स्टेट की इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल 356 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। तो पहली चीज तो आपको आर्टिकल थोड़े याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि पिछली क्लास में हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया था इसको, आर्टिकल 352 को। 352 में जो वर्ड है प्रोक्लेमेशन, इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया था, लेकिन फिर और कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहली बात, प्रोक्लेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्घोषणा। ये उद्घोषणा किसकी हो रही है? इमरजेंसी की हो रही है। तो उद्घोषणा कौन करेगा? प्रोक्लेमेशन कौन कर सकता है? तो ये आपका आंसर आएगा प्रेसिडेंट कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। दूसरा शब्द हमने समझा था
कि क्या राष्ट्रपति अकेला उद्घोषणा कर सकता है या इसको किसी की सलाह की जरूरत पड़ती है। तो ये किसकी सलाह से, तो यहाँ पे सलाह के लिए एक वर्ड आया था आपके सामने, मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ध्यान रखो कैबिनेट वर्ड, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सिर्फ इसी आर्टिकल में है। मंत्रिमंडल शब्द सब केवल और केवल अनुच्छेद 352 के अंदर है, बाकी कहीं भी नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द में कौन से मंत्री, तो यहां ध्यान रखो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है। मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह तय कर दिया था कि मंत्रिमंडल का मतलब ये नहीं है कि कोई मंत्री है, मंत्रिमंडल का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे मिलके मंत्रिमंडल कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि जो ये इमरजेंसी की उद्घोषणा की जाती है, प्रोक्लेमेशन किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह से कर दिया है। तो सलाह से कर दिया है तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन था 1 महीना। यहां आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये 1 महीना पहले नहीं था, मूल संविधान में ये 2 महीने था, यानी ये 2 महीने का टाइम पीरियड था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस प्रेसिडेंट की पावर को कम कर दिया गया और ये 2 माह की जगह क्या कर दिया, 1 महीना कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति और उसकी कैबिनेट मिलकर अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 1 महीना हो सकता है। क्या 1 महीना ही होगा, 1 महीना मतलब कितने दिन, 30 दिन, या इससे कम ज्यादा हो सकता है। अगर इमरजेंसी को पहले खत्म करना है, 1 महीने से पहले खत्म करना है, तो कौन करेगा, तो यहाँ पे हमने समझा था कि अगर 1 महीने से पहले इसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन कौन कर सकता है, परिवर्तन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से या कैबिनेट की सलाह से। कैसे परिवर्तन करेगा, एक नई प्रोक्लेमेशन करके। तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़ा था आपके सामने, न्यू प्रोक्लेमेशन, कि जब एक नई उद्घोषणा और जारी कर देगा तो ये आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहला, प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्रिमंडल की सलाह से। इसकी न्यूनतम अवधि कितनी रहेगी, 1 महीना, और अगर 1 महीने से पहले भी इसको समाप्त करना है तो एक और नई उद्घोषणा जारी की जाएगी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जारी करेगा और इसको पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये तो ड्यूरेशन था 1 महीने का। 1 महीना अगर पूरा हो जाता है, 1 महीना पूरा हो जाता है और अगर स्थिति ऐसी बिगड़ी पड़ी है कि वो समाप्त नहीं हो रही है, हालात बुरे हुए पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ सकता है, यानी ये आपातकाल कितना बढ़ सकता है, इसकी अधिकतम टाइम पीरियड क्या है। तो अधिकतम टाइम पीरियड, पहली चीज तो कौन बढ़ाएगा, 1 महीने की इमरजेंसी को आगे कौन एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है। कितना एक्सटेंड कर सकती है, 6 महीने। अब सवाल उठता है कि पार्लियामेंट में कौन एक्सटेंड करेगा, पार्लियामेंट में आखिर किसके पास पावर है कि ये इमरजेंसी को बढ़ा देंगे। तो पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग जब इसके पक्ष में आए तो ये आगे बढ़ेगा। तो यहां आता है 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत। यदि राज्यसभा के लोग 2/3 और लोकसभा के 2/3 सदस्य, ये 2/3 कौन से सदस्य, उस दिन जिस दिन ये बात चल रही है उस दिन उपस्थित, दूसरा उस दिन उपस्थित नहीं है लेकिन वोट देने का अधिकार रखता है, वोट देने वाले, इनका 2/3 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो उपस्थित, प्रेजेंट और कास्टिंग वोट का 2/3 मेजोरिटी अगर सिग्नेचर कर देती है तो ये इमरजेंसी 1 महीने से आगे बढ़ जाती है और ये कितनी बढ़ जाती है, 6 मंथ। अगर 6 महीने में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसको और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके द्वारा, उसी पार्लियामेंट के द्वारा। और 6 महीने के बाद कितना बढ़ा सकते हैं, 6 महीने और,
इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पावर तो ये है कि वो 1 महीने तक इमरजेंसी जारी कर सकते हैं, और संसद की पावर ये है कि वो 6 महीने तक बढ़ा सकती है, पर वो ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। अगर उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाता है तो उसको 6 महीने में दोबारा से अप्रूवल देना पड़ेगा। मतलब हर 6 महीने में अप्रूवल से वो इस इमरजेंसी को कितना भी बढ़ा सकती है। तो इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, अनिश्चित काल है। इसको कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है जब तक कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। अब देखो एक चीज, 6 महीना पूरा हो गया और अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी इमरजेंसी को, लेकिन 2-4 महीने के बाद हालात सही हो गए, और हालात अगर सही हो जाते हैं, क्योंकि संसद ने तो अप्रूव कर दिया और संसद इसको अप्रूव करके कितना बढ़ा सकती है, 6 मंथ। तो बीच में अगर इस इमरजेंसी को समाप्त करना हो तो क्या होगा, कौन करेगा? तो इस आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार, आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके पास है? लोकसभा के पास। अब लोकसभा कैसे समाप्त कर देगी? तो लोकसभा में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, और मीटिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। देखो बताओ तो एक बार रिकैप करके। ठीक, पहली चीज, 2 सवाल थे इसके अंदर कि लोकसभा के कितने लोग होंगे तब ये मीटिंग बुलाई जाएगी स्पेशल, और कितना टाइम ड्यूरेशन है कि उसके अंदर लोकसभा ये इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। चलो बताओ। यस विकास। 1/10 किसका? 1/10 पूरी संसद का, या लोकसभा का, या राज्यसभा का? लोकसभा का। कि लोकसभा में जितने लोग आए, जितने लोग हैं, 543 जो लोग हैं, उनका 1/10 सदस्य ये स्पेशल मीटिंग में शामिल होने चाहिए। 1/10 सदस्य जरूरी है, मतलब 543 तो ये आपका 54-55 के आसपास, इतने लोग तो होने ही चाहिए, तब जाके इमरजेंसी एंड होगी। बात समझ में आ रही? तो ये हमने पिछली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ लिया था। इसके अलावा एक पॉइंट और समझा था कि मान लो ऐसी हालात हो जाए कि लोकसभा जो है, लोकसभा का टेन्योर ही खत्म हो रहा हो। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है और 5 साल में लोकसभा नहीं बदल जाती है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि इमरजेंसी चल रही है और लोकसभा की टेन्योर खत्म होने वाला है, तो क्या होगा? तो वहां पे 2 सिचुएशन बताई थी मैंने आपको। पहली सिचुएशन तो ये कि लोकसभा अगर ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है तो राज्यसभा उसको एक्सटेंड करवा सकती है, एक पावर तो उसके पास है। और अगर राज्यसभा ये चाहती है कि लोकसभा बनी रहे, इसका टेन्योर बढ़ा दो, तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, 5 साल को बढ़ा के 6 साल कर सकते हैं। तो 1 साल आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितनी बढ़ सकती है, कितनी इंक्रीज हो सकती है टेन्योर से? 1 ईयर। तो एक बार में बढ़ती है वो। यहां ध्यान रखो, इमरजेंसी 6 महीने के लिए बढ़ती है, लेकिन लोकसभा का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ता है। और अगर 1 साल में भी मामला सही नहीं होता है तो ये और 1 साल बढ़ सकती है। ऐसा अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ था, 5वीं लोकसभा के समय लोकसभा को 2 बार बढ़ाया गया था, लगभग 7 साल तक लोकसभा बनी रही थी। तो ये फैक्ट्स मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। तो ये तो था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब देश में इमरजेंसी लगती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो हेडिंग डालो, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट कह दो या इफेक्ट कह दो, तो देखो यहां पे ध्यान रखो, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार बिकेम पावरफुल, केंद्र की सरकार शक्तिशाली बन जाती है। तो केंद्र की सरकार बन जाती है पावरफुल। एक तो ये चेंज आता है। तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है
इसको हिंदी में संघीय व्यवस्था कहते हैं, कि केंद्र अपनी जगह काम करेगा, राज्य अपनी जगह काम करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी जगह काम करेंगे, कोई एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं देगा। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो राज्य जो काम करता है वो केंद्र कर सकता है। हालांकि राज्य को समाप्त नहीं करता इस दौर में, राज्य को बचा के रखने का केंद्र की ड्यूटी है, लेकिन केंद्र के पास राज्य की पावर भी आ जाती। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो एक तो केंद्र सरकार पावरफुल हो गई। एक दूसरा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब जो राजस्व से जुड़े मामले हैं, राजस्व से जुड़े मामलों पर स्पेशल प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाता है कि अब इनको, इनके जो प्रोविजन है उनको एक फिक्स टाइम के लिए बांध दिया जाता है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे देखो, रेवेन्यू से जुड़े मामले, राज्य सरकार के अपने रेवेन्यू का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू का मामला है, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो रेवेन्यू किसके हाथ में आ जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो लोकसभा है या विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, इस पे भी फर्क पड़ता है। इसका टेन्योर बढ़ जाता है। कितने साल? एक एक साल बढ़ जाता है। लोकसभा का भी एक साल बढ़ जाता है, राज्यसभा, ये विधानसभा का भी एक साल बढ़ जाता है। कौन बढ़ाता है? तो लोकसभा में संसद बढ़ाती है, मतलब दोनों मिलके, और यहाँ विधानसभा में विधानसभा बढ़ाती है। इसके बाद बात आती है कि और क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में इसको हम दो भागों में बांट के समझेंगे। सबसे पहली चीज, एक तो आर्टिकल जो 19 है उसका जो पहला क्लॉज है, इस पहले क्लॉज के अंदर 6 सब क्लॉज है। वैसे तो इसके अंदर 7 थे, लेकिन ये एक हटा दिया है, 6 क्लॉज है। और ये किसको मिले हुए हैं? ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये आजादी है, और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की फ्रीडम है। इन पे क्या प्रभाव पड़ता है जब इमरजेंसी लगती है? दूसरा, जो बाकी आर्टिकल है, सॉरी बाकी फंडामेंटल राइट है, अदर फंडामेंटल राइट, इन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, इन पे अलग प्रभाव पड़ेगा, इन पे अलग प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसको समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो इसको डिटेल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले चीज आती है यूनियन गवर्नमेंट, कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे पावरफुल बनती है। तो देखो, केंद्र सरकार के पास पावर क्या क्या हो गए। सबसे पहला, कि पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट क्या करती है, जो राज्य की सूची है, स्टेट लिस्ट है, उस पर भी लॉ बना सकती है। दूसरा, अगर पार्लियामेंट उस समय नहीं चल रही हो तो प्रेसिडेंट उस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसको और एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूं। जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से भाग बना रखे हैं? एक तो हो गया यूनियन, यूनियन लिस्ट, और एक हो गया स्टेट लिस्ट, और एक हो गया कॉनकरंट लिस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य सूची, और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। कि 7वीं अनुसूची ये कहती है कि शक्तियां, पावर को 3 भागों में रखा गया है। एक ऐसी पावर जो केंद्र के पास रहेगी, एक ऐसी पावर जो राज्य के पास रहेगी, और एक ऐसी पावर जो यूनियन और स्टेट दोनों के पास बराबर रहेगी। हालांकि अगर डिस्प्यूट हो जाता है, यूनियन और स्टेट के बीच किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होता है।
मैं आपको ये समझा रहा हूं जनरल कंडीशन में क्या होता है। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अपने सब्जेक्ट हैं, अपने विषय हैं, इसके अपने सब्जेक्ट हैं और इसके अपने सब्जेक्ट हैं। जो केंद्र सरकार के पास पावर है उन उन विषयों पर ये रूल बना सकती, लॉ बना सकती। जो राज्य सरकार के पास है वो अपना लॉ बना सकती है, और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों बना सकती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है, जब इमरजेंसी लगती है तो जो ये स्टेट वाली लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर किसका हो जाता है? संसद का। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एक नया पॉइंट निकल के आता है कि राज्य सूची पर संसद विधि बना सकती। तो राज्य सूची मतलब नया ड्यूरेशन हो गया कि इमरजेंसी के दौर में राज्य सूची पर लॉ बना रही है पार्लियामेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य की सरकार खत्म हो गई। राज्य सरकार खत्म हो गई, राज्य सरकार इस समय कम पावरफुल होती है। बात समझ में आ रही है? तो राज्य सरकार यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, राज्य सरकार का निलंबन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होती, बस पावरलेस हो जाती है। जब हम अगली इमरजेंसी को पढ़ेंगे वहां तो सस्पेंड हो जाती है। तो जब अनुच्छेद 352 लग रहा होता है, अनुच्छेद 352 लग रहा होता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राज्य सरकार की जो राज्य सूची है उस पर भी नियम बना सकती है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय क्या राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती? अगर राज्य सरकार अपनी ही सूची पर नियम बनाती है तो संसद का जो नियम है वो मान्य होगा उसी सूची पर। बात समझ में आ रही है? तो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट पावरलेस हो जाती है। एक चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी बात, अगर मान लो संसद उस समय नहीं चल रही हो, संसद नहीं चलती है, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, नॉट इन सेशन, जब संसद सत्र में नहीं है, तो हमने एक बात पढ़ी थी पहले भी, आर्टिकल 123 आएगा यहाँ पे कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो और कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि लॉ बनाना जरूरी है, तो लॉ कौन बना सकता है? भारत का राष्ट्रपति बना सकता है। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस क्या है? अस्थायी कानून है। और अस्थायी कानून का मतलब यूनियन जो लिस्ट है, इस यूनियन लिस्ट पर भारत का राष्ट्रपति लॉ बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन इमरजेंसी जब लगती है तो इस यूनियन लिस्ट के अलावा वो स्टेट की जो लिस्ट है उस पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जब सिंपल कंडीशन होती है तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची और समवर्ती सूची में अध्यादेश जारी करेगा। और अगर स्पेशल कंडीशन है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो वो दोनों में तो पहले से ऑर्डिनेंस जारी कर रहा था, पावर थी उसके पास, इस समय वो स्टेट की लिस्ट पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो बात समझ में आ रही? कुल मिला के समझाने का मेरा एक पर्पज यही है कि केंद्र सरकार के पास पावर आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाती है। पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, विधानसभा कमजोर पड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? हालांकि विधानसभा समाप्त नहीं होती है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर रनिंग में होता है, पर उसकी जो पावर, जो उसका जो पावर है वो पावर कम पड़ जाता है केंद्र के सामने। पॉइंट इज क्लियर? इसे कहते हैं सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हो गया है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या प्रभाव पड़ता है इमरजेंसी के दौर में। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये दोनों जो पावर हैं, ये दोनों पावर केंद्र के पास कब आएंगे? जब इमरजेंसी लगेगी, मतलब अनुच्छेद 352 के समय ही आएंगे। अगली इमरजेंसी हम पढ़ेंगे 356, तो वहां पे चीजें यही होंगी, कुछ बातें अलग हो जाएंगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट उस समय सस्पेंड हो जाती है, असेंबली सस्पेंड हो जाती है, यहां सस्पेंड नहीं हो रही।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान का जो भाग 12 है, पार्ट जो 12 है, उस पार्ट 12 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू दिखा हुआ है, राजस्व का बंटवारा लिखा हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच जो रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है, उसका बंटवारा इसके आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक, मतलब 11-12 आर्टिकल, 11-12 आर्टिकल में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। और उस सामान्य कंडीशन में कुछ ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र सरकार इम्पोज करती है और अपने ही पास रखती है, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। देखो समझो एक बार, कुछ ऐसे टैक्स इम्पोज लगाए किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट में, और एक्सपेंड भी किसने, एक्सपेंडिचर भी किसने किया, खर्च भी किसने किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये तो खुद उसकी पावर है। कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको इम्पोज करती है यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कहां कर देती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट को, राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको केंद्र सरकार इम्पोज करती है, राज्यों को बांट देती है। हालांकि केंद्र ही कलेक्ट करती है लेकिन राज्यों को दे देती है। कुछ ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ये थोड़ा इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको आगे वाली क्लास में समझाऊंगा इसको डिटेल से, टाइप ऑफ टैक्स, जब हम पार्ट 12 को पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से टैक्स हैं जिनको केंद्र सरकार लगाती है, कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जिनको राज्य सरकार इम्पोज करती है, कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार ही वसूल करती है लेकिन राज्यों में बांट देती है। ये आगे वाली क्लास में समझाऊंगा मैं आपको, जब कभी पार्ट 12 को पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि भाग 12 में जो राजस्व का बंटवारा है, इस राजस्व के बंटवारे पर ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर किसका आ जाएगा, प्रेसिडेंट का आ जाएगा, कि एक टाइम तक, एक फिक्स टाइम तक जो लॉ बना हुआ है वो लॉ उस फिक्स टाइम तक बाउंड हो जाएगा, यानी उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, जैसा केंद्र चाहेगा वैसा होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाता है इस पार्ट 12 के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या परिवर्तन आया, केंद्र सरकार पावर में आ गई। केंद्र सरकार पावर में आई तो उसने राज्य की सूची पर भी नियम बना डाले, और नियम कौन बनाता है केंद्र सरकार में, पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट नहीं होती है तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। दूसरी पावर कि पार्ट 12 के अंदर जो रेवेन्यू के पावर है वहां भी राष्ट्रपति का ऑर्डर आ जाता है। पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेट की ड्यूटी क्या बन जाती है, सॉरी सेंटर की ड्यूटी क्या है। मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट को लेकर क्या ड्यूटी है। तो सबसे पहली चीज, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है, केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि इस राज्य सरकार का प्रोटेक्शन करे। किससे प्रोटेक्शन करे, जो लड़ाई हो रही है, जो वार हो रहा है, जो एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो रहा है, या इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, कि वो राज्य को बचाएगा, ये नहीं कि राज्य को बर्बाद होने देगा। केंद्र सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि जब इमरजेंसी लग रही हो 352, चाहे युद्ध के आधार पर लग रही हो, चाहे बाहरी आक्रमण के आधार पर लग रही हो, या आंतरिक अशांति के आधार पर लग रही हो, वो किसी भी हालत में राज्य को बचाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोटेक्शन, कि राज्य को बचाने का प्रोटेक्शन है किसका, यूनियन गवर्नमेंट का। दूसरी बात यह है कि दूसरा प्रोटेक्शन कि जो लॉ चल रहे हैं, जो प्रोविजंस हैं, संविधान के जो प्रोविजन हैं, उन प्रोविजन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकते, यानी बिना बदले पावर लेस हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आर्टिकल
355 अनुच्छेद 355 ये कहता है कि जब इमरजेंसी लगती है, चाहे युद्ध के आधार पर लगी हो, बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी हो या आंतरिक अशांति के आधार पर लग रही हो, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो राज्य की सरकार को बचाएगी, उसको समाप्त नहीं होने देगी, जैसे राज्य सरकार चल रही है उसको चलने देगी। तो अनुच्छेद 355 की बात हो गई। तो देखो यहाँ पे कितनी पावर आ गई। नंबर एक, एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्र की कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, संसद राज्य सूची पर नियम बना सकती है। तीसरी पावर, प्रेसिडेंट हैज पावर टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट लिस्ट, कि भारत का राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद अगली पावर पढ़ी हमने कि पार्ट 12 के रेवेन्यू मैटर्स में प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो किसी भी राज्य की सरकार को बर्बाद नहीं होने देगी, उसको बचा के रखेगी, उसको प्रोटेक्शन करेगी लड़ाइयों से, बाहरी हमले से और आंतरिक अशांति से। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उस प्रोविजन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को रनिंग चलने देगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखो सबसे अहम परिवर्तन क्या आता है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ये कहता है कि सभी नागरिकों को ये 7 प्रकार की आजादी रहे, 7 प्रकार की स्वतंत्रता रहती। हालांकि यही आर्टिकल का क्लॉज 2, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 ये कहता है कि ये जो आजादी दी है राज्य ने, जो नागरिकों को आजादी दी है, ये ऐसा नहीं कि मनमानी करने की आजादी दी है। अगर राज्य को ऐसा लगता है तो वो इन सब राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसको कहेंगे हिंदी में युक्तियुक्त निर्बंधन, कि वो रोक सकता है ऑन द डिफरेंट बेसिस। जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो इसके बेसिस पढ़ेंगे कि किस किस आधार पर वो बोलने के अधिकार को रोक सकता है, और बाकी ये जो सारे राइट्स हैं उन पर भी वो रोक लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो देखो इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि अनुच्छेद 352 जब आता है का मतलब होता है कि जब वो लागू होता है, तो संविधान में एक प्रोविजन है कि ऑटोमेटिक रूप से आर्टिकल 19 के जो क्लॉज 1 के अंदर 6 प्रकार की जो फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, स्वतः निलंबित। ध्यान रखो, स्वतः, इसको निलंबन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। यानी अनुच्छेद 19 की आजादी खत्म हो जाएगी। मतलब एक आर्टिकल आया और दूसरा गया। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रता है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको सिंपल भाषा में अपन बोल सकते हैं बोलने और अपने विचार प्रकट करने की आजादी खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप एकत्रित हो सकते हो, आप एक जगह एकत्रित हो सकते हो, एक जगह इकट्ठे हो सकते हो, मतलब शांतिपूर्वक आपको इकट्ठे होने का अधिकार है, शांतिपूर्वक मीटिंग या बैठक करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, यानी बिना हथियार के। जब अनुच्छेद 352 आएगा तो ये मीटिंग जो है ना, शांतिपूर्वक धरनेबाजी होती है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। इसके बाद यही आर्टिकल 19 का थर्ड फ्रीडम ये कहता है कि हर व्यक्ति को कोई संघ बनाने की, यूनियन बनाने की, कॉर्पोरेशन बनाने की, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार होगा, आज़ादी होगी। लेकिन इमरजेंसी के समय ये आज़ादी भी नहीं होती। इसके बाद बात आती है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी घूम सकता है, घूमने का अधिकार है। ध्यान रखो, ओनली इंडिया में,
आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि आउट ऑफ इंडिया में जो व्यक्ति घूमने जाता है वो उसका लिबर्टी है, वो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का राइट है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी जगह पे घूम सकता है, तो ये इमरजेंसी के दौर में नहीं घूम सकता है। इसके बाद बात आती है कि वो किसी भी जगह पे जाके रह सकता है, निवास कर सकता है, बस सकता है, किराए पे रह सकता है। बसना मतलब रिजाइड करना, यानी वहां जाके परमानेंट सेटल हो जाना। कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, लेकिन इमरजेंसी के दौर में उसको रहने से रोका जा सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला राइट था, इस प्रॉपर्टी वाले राइट को तो समाप्त कर दिया था 1978 में, तो ये क्लॉज तो अब रिपील्ड हो गया है। इसके बाद 7वां क्लॉज ये कहता है कि किसी भी नागरिक को, सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार करने की, इसके साथ कोई भी व्यवसाय करने की, कोई भी बिजनेस करने की पूरी आज़ादी रहेगी। लेकिन जब अनुच्छेद 352 आता है तो ये सारी आज़ादी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। अब ध्यान रखो 352 जो आता है, 352 के आने के 3 आधार हैं। एक तो जब लड़ाई होगी तब, युद्ध चल रहा होगा, एक एक्सटर्नल एग्रीगेशन बाहरी आक्रमण हो गया है, और एक इंटरनल डिस्टरबेंस, इसका एक नाम और था आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। क्या इन तीनों के समय ये सारी फ्रीडम खत्म होगी या कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी के समय खत्म होगी? तो यहां ध्यान रखना है कि जब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी लग रही हो तो इसमें ये वाली फ्रीडम खत्म नहीं होगी। ये वाली फ्रीडम तभी खत्म होगी जब देश में युद्ध चल रहा हो या बाहरी आक्रमण चल रहा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों बातें कब क्लियर की गई? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बात तय की गई कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 की फ्रीडम तभी समाप्त होगी जब देश में युद्ध जैसे हालात हो, इमरजेंसी लगी हुई हो, या बाहरी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगी हो। अगर आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सस्पेंड नहीं होता है। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आई बात? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 19 खत्म तो हो जाएगा, लेकिन खत्म तब होगा, अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज खत्म तब होगा जब भारत में युद्ध चल रहा हो या बाहरी हमला हो गया हो, आपातकाल लग गया हो, तब जाके ये समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये वाली बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 358 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि आर्टिकल 352 का जब शुरुआत होती है युद्ध के आधार पर या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो आर्टिकल 19 की आजादी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो थी आजादी की बात, फंडामेंटल राइट्स में स्पेशल आर्टिकल 19 की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बाकी के जो राइट्स हैं क्या उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बाकी के राइट पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है। बाकी के जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट पर प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा रहे हैं, और एक टाइम लिमिट डिसाइड कर देगा कि इस टाइम लिमिट तक वो समाप्त रहेंगे। ध्यान रखो उधर की तरफ 352 में टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आर्टिकल 19 के लिए टाइम लिमिट नहीं है। 358 ये कहता है कि जब तक इमरजेंसी है आर्टिकल 19 सस्पेंड रहे, और जैसे इमरजेंसी समाप्त होगी सस्पेंड वापस से रिवॉक हो जाएगा। तो यहां पे किसका ऑर्डर आएगा? प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। कोई भी व्यक्ति, एनी सिटीजन, जब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। जाने को तो इस समय भी जा सकता है, इमरजेंसी लागू होते समय भी जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहेंगे
कि भाई साहब अभी इमरजेंसी लग रही है, आप आ गए अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी पावर नहीं है अभी, इमरजेंसी खत्म हो जाए तब आप आ जाइए, आपका स्वागत है। मतलब ये है कि अनुच्छेद आर्टिकल 359 ये कहता है कि जो बाकी फंडामेंटल राइट हैं, जो बाकी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अलावा, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका है, वो सस्पेंड हो जाता है। किसके आदेश से? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। प्रेसिडेंट एक टाइम तक ऑर्डर देगा, हो सकता है कंप्लीट इमरजेंसी में ऑर्डर दे दे, वो ऑर्डर आएगा तब होगा। 358 में ऑर्डर की जरूरत नहीं है। 358 ये कहता है कि भाई गए, राइट गए। 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया है, तुम्हारे मूल अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं इस टाइम तक। और अगर तुम्हें लगता है कि केंद्र सरकार ने हमारे फंडामेंटल राइट पर कोई कंट्रोल किया है, कुछ और गड़बड़ की है, तो इमरजेंसी खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम कोर्ट में आ जाना, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अनुच्छेद 358 में स्वागत नहीं होता है, जो हो गया सो हो गया। तो देखो 358 359 में आपको डिफरेंस समझा देता हूं मैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, यहां क्या था? सिर्फ और सिर्फ कौन सा आर्टिकल सस्पेंड हो रहा था? आर्टिकल 19(1). और यहां किसकी बात हो रही थी? सभी फंडामेंटल राइट्स की। दूसरी बात, ये 19 क्या होता है? ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। यहां पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है तब जाके ये सस्पेंड होता है। ये कब तक सस्पेंड होते हैं? तो कंप्लीट जो टेन्यूअर चलता है इमरजेंसी का, तब तक ये सस्पेंड रहते हैं। और ये सस्पेंड कब तक रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट कहे, डिसाइड करे। इसके बाद बात आती है कि क्या 358 मतलब आर्टिकल 19(1) इमरजेंसी खत्म हो गई और केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिबंध लगाया है, तो क्या उसको हम चैलेंज कर सकते हैं? तो चैलेंज कर सकते हैं क्या उसको कोर्ट में? तो यहां नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की फ्रीडम्स को इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इमरजेंसी में इस तरह की कोई कार्यवाही केंद्र सरकार ने की है। लेकिन क्या यहां पे चैलेंज कर सकते हैं? तो यहां पे चैलेंज किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को आफ्टर द एंडिंग ऑफ इमरजेंसी। तो ध्यान रखो, 358 59 में थोड़ा थोड़ा अंतर है। 358 आर्टिकल 19 की बात करता है, 359 सारे मूल अधिकारों की बात करता है। ये कह रहा है कि अचानक सारे के सारे आर्टिकल 19 की सारी फ्रीडम ऑटोमेटिक खत्म हो गई। ये कह रहा है कि भाई ऑटोमेटिक खत्म नहीं होंगी, राष्ट्रपति को ऑर्डर देना पड़ेगा, कुछ टाइम तक खत्म होगी, हो सकता है वो टाइम पूरा हो जाए। अगर लोगों के स्वतंत्रता पर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358, आर्टिकल 19 तब सस्पेंड होगा जब वॉर का आधार हो या एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो, युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर हो। ये यहां तीनों में आ जाता है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आपको थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। तो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होंगे, इनको राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड का मतलब उस समय कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट उनको एनफोर्सिबल नहीं करा सकता। आफ्टर द इमरजेंसी वो ऑटोमेटिकली रिवॉक हो जाता। इसके बाद बात आती है कि अभी तक कुछ केसेज आए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस आए जो इमरजेंसी से जुड़े हुए थे। आप इन केसों के बारे में केवल और केवल नाम लिखेंगे और इनको फिनिश करेंगे। तो देखो कौन कौन से केस आए। एक तो एसआर बोम्मई केस आया।
एसआर बोम्मई केस जो यूनियन ऑफ इंडिया का था, ये 1954 का केस है, 1954 का केस है। और 1954 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के दौर में, 1954 नहीं है भाई, ये 1994 ही है, एसआर बोम्मई का केस। ये ज्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद अगला केस कौन सा है, राम जवाया केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1955 का केस है। इसके बाद माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये केसों के नाम नाम लिख लो अभी, जब सुप्रीम कोर्ट आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएंगे, तो हम इन केसों को वापस से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से उस समय समझाऊंगा मैं आपको, दो दो चार चार बातें। इसके बाद प्रभाकर पांडुरंग का केस है, महाराष्ट्र राज्य का केस है। इसके बाद यूएन राव, इंदिरा गांधी का केस, 1971 का केस है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये नोट कर लो आप लोग। हो गया, तीन केस और हैं, आप इनको भी नोट कर लो। हो गया। अब देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या। यदि मैं आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आर्टिकल 352, 353, 354, 355, 366, 357, 8, 9, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है आपका 18, भाग 18 है। पार्ट 18 में अनुच्छेद 352 क्या कहता है, अनुच्छेद 352 ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन हो जाएगा इमरजेंसी का जब भारत में युद्ध हो रहा हो, बाहरी हमला हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो रहा हो, या आर्म्ड रिबेलियन हो रही है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। 353 ये कहता है कि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है,
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर बिकेम मोर पावरफुल। तो यहाँ पे किसके पास पावर आ जाएगी? केंद्र सरकार के पास पावर आ जाएगी। 354 क्या कहता है? 354 ये कहता है कि जो रेवेन्यू के पावर है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर है, उस पर प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाएगा। 355 क्या कहता है कि यूनियन की, केंद्र सरकार की ड्यूटी रहेगी, क्या ड्यूटी रहेगी? कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। 356 और 57 इसका संबंध नेशनल इमरजेंसी से नहीं है, ये स्टेट की इमरजेंसी है। 358 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 की जो 6 फ्रीडम्स हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक सस्पेंड। 359 क्या कहता है? 359 ये कहता है कि पार्ट 3 जो है, भाग 3 जो है, उसके जो राइट है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये सस्पेंड हो जाएंगे। कब? जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाएगा। मतलब पार्ट 18 के हमने जो आर्टिकल है, इसके 9 आर्टिकल, 9 में से 2 आर्टिकल तो ये छोड़े हैं, एक आर्टिकल ये छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी का नया टाइप आएगा, यहाँ पे नया टाइप आएगा। बाकी 4 और 2 6 आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बात समझ में आई? तो ये इमरजेंसी वाले, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इमरजेंसी से, आपको इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। बात स्पष्ट? 2-4 बार आपने जो अभी रफली डायग्राम बनाया है की बात है, लेकिन घर जाके एक बार इसको देखना, बहुत सारे डाउट्स निकल के आएंगे। अगली क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अभी तक हमारे देश में इमरजेंसी कितनी बार लगी है, और देश की इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी। इसमें हम थोड़ा ज्योग्राफिकल एंगल लेंगे, क्योंकि पहले आपको बॉर्डर बतानी पड़ेगी, तो अगली क्लास में हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास हो जाए, तो उसमें भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, भारत और चाइना की बॉर्डर, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सारी ज्योग्राफिकली बॉर्डर समझेंगे, और कहाँ कहाँ वॉर हुआ, किस जगह पे क्या क्या हालात हुई, इसको अगली क्लास में समझेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कि अभी तक 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है? यस, किसी का डाउट है तो पूछ। यस। नहीं, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये इतनी सारी डिटेल बुक में नहीं मिलेगी। बुक में आपको जैसे कोई भी बुक पढ़ेंगे आप, ये इन्फॉर्मेशन मिल तो जाएगी किताबों में, लेकिन आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बेयर एक्ट पढ़ लो, अभी बहुत है, सफिशिएंट है। छोटी सी किताब आती है, आप आराम से पढ़ भी लेंगे उसको। बाकी सारा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो मैं आपको क्लास में समझा देता हूँ, आप साथ में नोट कर लें, और घर जाके इसको एज ए पॉइंट वाइज आप नई कॉपी में लिख लें। चलो समाप्त करें आज की क्लास को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।